नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है राज जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं एडिटोरियल का एक सेक्शन, जिसमें आप मेरे साथ सीखेंगे उसका एनालिसिस, रीडिंग, वोकेबलरी, ग्रामर, बहुत कुछ। और उससे संबंधित अगर कोई आर्टिकल है तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये आर्टिकल एक्चुअल में, ये जो एडिटोरियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मार्केट में घूम रहा है। मार्केट में क्यों चल रहा है, चलन का पार्ट क्या है, इसका नाम पढ़ते हैं। पहले पहले नाम पढ़ते हैं, डिजिटल एग्जाइल ऑन डिजिटल सेंसरशिप। ये इस आर्टिकल का नाम था। डिजिटल का मतलब होता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात को कह पाते हैं। ये डिजिटल सोसाइटी बन चुकी है और आप इस समाज का हिस्सा बन चुके हैं। एग्जाइल का अर्थ क्या होता है, एकांतवास या वनवास। एकांतवास या वनवास का मतलब ये कि यदि आपसे कोई ये अधिकार छीन ले कि समाज में आप, यानी डिजिटल समाज या डिजिटल सिस्टम के माध्यम से आप कुछ भी अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं डिजिटल एग्जाइल। अब यहां पे क्या है, ऑन डिजिटल सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है जब सरकार किसी भी प्रकार का अंकुश लगा देती है, रोक लगा देती है कि अब से आप इस स्थान पर, फेसबुक, सोशल मीडिया का, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अब आप यहां पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो सरकार के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध जो होता है वो डिजिटल सेंसरशिप कहलाता है। अब इन दोनों पार्ट को पढ़ने का लॉजिक क्या है? लॉजिक इसमें यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द डिजिटल एज, क्या ये हमसे छीना जा रहा है? क्या ये छीनने की जगह इतना अनिवार्य हो चुका है कि किसी देश के अंदर अगर शासन व्यवस्था बनाए रखनी है तो कुछ ऐसे तत्वों का सोशल मीडिया हैंडल सेंसरशिप के अंदर लाया जाना चाहिए? या फिर सरकार खुद भी कहीं पर इन लोगों से टेंशन लेती है या एक तरीके से घबराती है कि कहीं इनको अगर ब्लॉक नहीं किया गया तो ये समाज में एक तरीके की व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, या अपनी बात को इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं कि जनता सरकार के खिलाफ हो जाए? तो इनमें बहुत सारे सवाल आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरी तरफ से आपके लिए है, क्या है सवाल, कि क्या गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आम आदमी के या उन समाज में रहने वाले एक्टिविस्ट या लोगों के सोशल मीडिया चैनल को ब्लॉक करने की क्षमता होनी चाहिए सरकार के पास, या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस आर्टिकल के अधीन, और नहीं तो क्यों किया जा रहा है? शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की। तो ये आर्टिकल बच्चा जी शुरू करें उससे पहले, क्योंकि हमने कहा कि बच्चों को यूपीएससी, आरएएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बालकों को रीडिंग का महत्व मिलना चाहिए। तो रीडिंग कैसे मिलेगी उसकी बात करते हैं, यानी वोकैबुलरी सीखनी जरूरी है। तो आज का सबसे ज्यादा हॉट वर्ड है, क्या है वर्ड? क्रिसेंडोड। क्रिसेंडो का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का बहुत तेजी से ऊंचाई पर पहुंचना, चरम पर पहुंचना, चाहे वो ध्वनि हो या कोई भी चीज हो, एकदम से धीरे 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 अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाना। इसके लिए समान रूप में प्रायवाची में एक शब्द आता है, पीक। पीक का मतलब क्या होता है? चोटी, ऊंचाई। एक और वर्ड है इंटेंसिफाई और एस्केलेट। एस्केलेशन का मतलब होता है दो लोगों में विवाद चरम पर पहुंच गया। एस्केलेटर आपने सुना होगा, जैसे सीढ़ियां एस्केलेटर होती है, अपने आप ऊपर ऊपर तक चढ़ती जाती है। विरोध में कहते हैं डेक्लाइन, डिक्रीज, रिड्यूस। किसी चीज का कम हो जाना, धीरे धीरे कम होना, ये तीनों इसी के पार्ट है। स्लीव एक बहुत अच्छा वर्ड है। स्लीव आपने अक्सर सुना होगा। स्लीव्ड का कई लोग अर्थ बताते हैं काटना, चीरना, फाड़ना, लेकिन यहां पे स्लीव का अर्थ होता है बहुत बड़ी मात्रा में। बहुत बड़ी मात्रा में का अर्थ क्या होता है कि सरकार ने शुरुआत करी थी 2014 में, 400 अकाउंट ब्लॉक किए थे, लेकिन ये अकाउंट धीरे 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 लगभग 10,000 तक पहुंच चुके हैं ब्लॉक करने के लिए, यानी ये मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसके समान रूप के शब्द बहुत आसान है, जैसे मैनी, न्यूमरस, प्लेंटी। और विरोध में हम कह सकते हैं कम, थोड़ा या ना के बराबर, तो फ्यू या लिमिटेड जैसे शब्द आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक अगला वर्ड है बलून। बलून का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फूल। बलून कितनी तेजी से फूलता है, तो यहां पे तेजी से बढ़ने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर सबसे अच्छा वर्ड है एक्सपेंशन। आपने सुना होगा, बढ़ाना। तो एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना या बढ़ाना। सर्ज का अर्थ क्या होता है? बढ़ना या बढ़ाना। ये सर्ज वर्ड आजकल ट्रेंड में है, ज्यादा यूज सर्ज को किया जा रहा है, ये बात याद रखना। इंक्रीज और रैपिडली ये आसान शब्द है। अगला वर्ड है श्रिंक, से श्रैंक बना दिया, सेकंड फॉर्म। श्रिंक होता है सिकुड़ना यानी कम होना। कपड़े सिकुड़ते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक, डिक्रीज और रिड्यूस आसान शब्द है, तो आपको श्रिंक याद रखना। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। आगे बढ़ते हैं। अनफेवरेबल, जो चीजें आपके फेवर में नहीं है, प्रतिकूल है, आपके बेसिकली
अनुसार नहीं है, तो विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वर्ड याद रखना है एडवर्स और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो चीज आपके पक्ष में नहीं है, आपके विपक्ष में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। इसी में एक वर्ड आता है पक्ष के लिए, फेवरेबल, पॉजिटिव, सपोर्टिव। ये आसान शब्द है। अगला वर्ड है सेंसरशिप। सेंसरशिप होता है आपके बोलने पर, आपकी किसी चीज के प्रदर्शन करने पर, आपकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण कर देना। डिक्टेटरशिप जहां पर होती है, तानाशाही होती है, वहां पर सेंसरशिप लगाई जाती है। परंतु डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के अंदर भी कई अवस्थाएं ऐसी आ जाती हैं जहां पर सरकार मजबूर हो जाती है ऐसे लोगों को रोकने के लिए, तब वहां पर इस प्रकार की सेंसरशिप लगाई जाती है। उदाहरण के लिए आपके पास कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां पे 1 मिनट में फर्जी इंफॉर्मेशन या फॉल्स नैरेटिव चला करके सरकार और फौज के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है। तो ऐसी अवस्था में सरकार को मजबूरी में वहां पे इंटरनेट को बंद करना पड़ता है या ये सोशल मीडिया हैंडल्स को बंद करना पड़ता है, क्योंकि फॉल्स नैरेटिव जल्दी फैलता है गुड न्यूज की तुलना में। ये बात ध्यान रखना। सिनोनियम की बात करते हो तो एक वर्ड है सप्रेशन। सप्रेशन का अर्थ होता है धीरे धीरे चीजों को सप्रेस करना, दबाना, धीरे धीरे दबाना, सप्रेस, दबाना। रेस्ट्रिक्शन का अर्थ होता है निषेध कर देना कि भाई ये काम नहीं करना। कंट्रोल आसान वर्ड है। अगला वर्ड है फ्रीडम, लिबर्टी और ओपननेस। कायदे से हमारे देश में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो लिबर्टी का अर्थ कुछ और निकालते हैं। लिबर्टी का अर्थ ये निकालते हैं कि प्रधानमंत्री है उसको गाली दे दिया, राष्ट्रपति है उसको गाली दे दिया, उसकी माता जी को कुछ कह दिया, उसके सीएम के कुछ कह दिया, तो उनका लिबर्टी का शायद अर्थ यहां पे ये निकलता है, जो कि सेंसलेस है, बट कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग हैं उनके लिए ऐसा निकलता है। खैर, आउटक्राई का मतलब क्या होता है? जोरदार विरोध करना, पूरी ताकत से विरोध करना। वैसे क्राई का मतलब होता है रोना, छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देना, आउटक्राई, आक्रोश। प्रोटेस्ट आसान वर्ड है। अप्रोवर वर्ड, रोअर वैसे शेर का होता है, लेकिन यहां अप्रोवर का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा क्रिएट करना, शोर। अप्रोवर के बाद बैकलैश। बैकलैश यानी कि आपने कुछ किया तो बैकलैश मिलेगा। बैकलैश यानी आक्रोश या परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंटोनियम में हमारे पास एक वर्ड है, किसी को शांत कर देना, साइलेंस कर देना, एक्सेप्ट और अप्रूव की, ठीक है तुम कर रहे हो, ओके बात है। एम्बोल्डनिंग का मतलब क्या होता है? एम्बोल्ड, बोल्ड करना। बोल्ड का मतलब होता है किसी को ताकतवर बनाना, साहस देना कि तू बढ़िया कर रहा है। तो एम्बोल्डनिंग का मतलब होता है साहस देना या हिम्मत देना। इसके लिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एक वर्ड याद करते हैं, एनकरेज करना। एनकरेज, स्ट्रेंथनिंग, मोटिवेटिंग। एनकरेज आप याद करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एनकरेज से डिस्करेज बना। डिस्करेज होता है किसी को काम करने से रोकना कि तू नहीं कर पाएगा। ऐसे ही वीकन और डेटरिंग। ये डेटर वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद करना। डेटर होता है हिम्मत तोड़ना, तिल तिल करके हिम्मत तोड़ना। ये वर्ड हमारा पिछले कुछ आर्टिकल जब हमने पढ़े तो उसमें दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है आतंकवाद फैलाने वाले तत्व या जो आतंकवादी है उनकी हिम्मत को डेटर कर रही है, उनकी हिम्मत तोड़ रही कि तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा देना, उपाय करना, रोकना। प्रोटेक्शन, मेजर, सिक्योरिटी आसान वर्ड है। रिस्क, डेंजर और थ्रेट ये भी आसान वर्ड है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है डाइल्यूट कर देना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूटिंग होता है कोई चीज धीरे 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 खत्म हो गई, मिक्स हो गई या कमजोर पड़ गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं, प्रभाव खत्म हो गया। तो दवाई क्या हो जाती है? धीरे 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 डाइल्यूट हो जाती है। वीकन, रिड्यूस, डिमिनिश करना। डिमिनिश का मतलब खत्म कर देना, खत्म कर देना। ऐसे ही अगला वर्ड आता है स्ट्रेंथन करना, ताकत देना। इंटेंसिफाई, ताकत देना। और अगला वर्ड है एनहेंस, किसी चीज को निखारना, ताकत देना। एनहेंसिंग वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक्सपेंड से एक्सपेंसिव बना, एक्सपेंसिव याद रखना। एक्सपैंड से एक्सपेंसिव बना। तो एक्सपेंसिव जो वर्ड है यहाँ पे किसी चीज को कहते हैं बहुत ज्यादा भारी मात्रा में फैला होना, स्प्रेड होना, या जिसको बहुत ज्यादा दुनिया जानती है। तो ब्रॉड कहते हैं, ब्रॉड मतलब दिन दहाड़े या बहुत ज्यादा ओपनली। वाइड और एक्सटेंसिव वर्ड है। अपोजिट में बनता है नैरो, बहुत कम लोग जानते हैं। लिमिटेड कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, ये वर्ड दोबारा आ रहा है, याद रखना। स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आरएएस या अलग अलग टाइप के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए या बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये वर्ड आता है कि गवर्नमेंट है आए दिन में कोई ना कोई स्टिपुलेट करती है, नियम बनाती है। नियम बनाने के लिए शर्त बनाना, रिक्वायरमेंट और प्रोविजन। प्रोविजन को असल में प्रावधान कहते हैं। प्रावधान, प्रावधान कहते हैं जो सरकार बनाती है। अपोजिट कोई प्रावधान नहीं, कोई नियम नहीं, आजादी है, फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शन, आर्बिट्रेरी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए ये वर्ड्स आपके पास में। फ्लेक्सिबल का अपोजिट वर्ड याद रखना, रिजिड कहते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। फ्लेक्सिबल अपोजिट है, ठीक है। अगला वर्ड आता है अंडरमाइंस। अंडरमाइंस का मतलब क्या होता है? अंडरमाइन का फिर से मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचना, कमजोर करना, किसी व्यक्ति के इरादों को
तोड़ना। अब बहुत सारे लोग हैं जो सरकार, जैसे अभी क्या हुआ, वो पालघर के साधुओं वाली कहानी याद है ना, अभी क्या हुआ था, मेरठ के आसपास ये पालघर के साधुओं को मार दिया गया था सिर्फ एक गलत अफवाह की वजह से। गलत अफवाह क्या थी, एक शरारती तत्व ने कहा कि भाई यहाँ पे बच्चा उठाने वाले गैंग घूम रही है और ये पालघर की ये जो साधु हैं ये वेश बदल के हैं। लोगों ने भीड़ ने पीट पीट के मार दिया, मॉब लिंचिंग हुई। अब उसका अब नुकसान कौन देगा, कोई नहीं। अब सरकार जब ऐसे में कठोर नियम लगाती है तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि भैया सरकार नियम गलत बना रही है। आई एम नॉट इन फेवर, आई एम नॉट इन अगेंस्ट, एक न्यूट्रल वे, ध्यान रखना। अगला वर्ड है वीकन, डैमेज और इरोड। इरोड वर्ड याद रखना, इरोजन वर्ड याद होगा ना, सॉयल इरोजन वर्ड आपने पढ़ा होगा। मृदा अपरदन, अपरदन यानी धीरे धीरे मिट्टी का कटना, खत्म होना, क्षमता कमजोर होना, वही चीज यहां पर है। अपोजिट में बनता है किसी चीज को ताकत देना, यानी स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट करना, या किसी को री इन्फोर्स करना। री इन्फोर्स का मतलब भी क्या होता है, ताकत देना। इरोड का फिर से वर्ड आ गया, देखिए इरोड हो गया धीरे धीरे खत्म होना, क्षरण करना, तो वही शब्द यहां पर आ जाएंगे। डिमिनिशिंग एक नया वर्ड है, इसको देख लेते हैं। एंटोनियम बिल्ड, स्ट्रेंथ और प्रिजर्विंग। प्रिजर्व क्या होता है, संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। संरक्षण प्रदान करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मजबूत करना। अगला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंटली। कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनली बना है। अब वर्ड है संवैधानिकता। संवैधानिकता यानी संविधान के अनुसार। लीगलिटी, लॉफुलनेस, वैलिडिटी। अपोजिट क्या वर्ड बनता है, इलीगल और अनलॉफुल। इलीगल होता है जो लीगल नहीं है, कानून के अनुसार नहीं, संविधान के अनुसार नहीं, और अनलॉफुलनेस मतलब जिसमें कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगला सवाल बढ़ते हैं हमारे पास में, बाईपास। बाईपास का अर्थ होता है किसी चीज को नजरअंदाज कर देना। नजरअंदाज का मतलब होता है कि नियम बने फिर भी नजरअंदाज करें, आपको पता है आप गलत करते कर रहे हैं लेकिन आप उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दरकिनार करने के लिए इग्नोर करना, अवॉइड करना। साइड स्टेपिंग, साइड स्टेप, स्टेप कहते हैं सीढ़ियां, किसी को नजरअंदाज करके हम साइड से निकलने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, साइड स्टेपिंग। अगला एंटोनियम होता है किसी को मानना, किसी की चीजों को चलना, तो फॉलोइंग, ओबे और रिस्पेक्ट, ऐसा वर्ड आता है। एक वर्ड और दे रहा हूं मैं, इसको याद करेंगे आप सभी, डेमागॉग। एक वर्ड है ये डेमागॉग, इसका अर्थ आप ढूंढिएगा, इन्हीं से रिलेटेड मिल जाएगा। अगला वर्ड आता है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना, प्रपोर्शन बना देना कि भाई इतना इसका इतना उसका। यहां पे सिनोनियम बनता है पर्यायवाची में बैलेंस करना, बराबरी, संतुलन बनाना। फेयरनेस का मतलब होता है किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, जो न्यायिक है वो चलेगा। रीजनेबलनेस, रीजन देना किसी चीज को। विरोध में इम्बैलेंस करना, अनफेयरनेस और एक्सेस। एक्सेस कहते हैं अति को। आगे बढ़ते, ओवरराइड। ओवरराइड, ओवर रूल कहते हैं ना कि भाई रूल ओवर रूल हो रहा है, नियम टूट रहा है, ऐसे ही निरस्त करना, किसी का प्रभाव खत्म करना। फिर से वर्ड ओवर रूल, कैंसल और नलीफाई। नलीफाई बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नल एंड वॉइड आपने सुना होगा, नल एंड वॉइड आपने सुना होगा। एंटोनियम एक वर्ड आता है अपहोल्ड, मेंटेन और सपोर्ट, किसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन करना कि भाई ये नियम खत्म नहीं हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे अथॉरिटी। अथॉरिटी कहते हैं जिसको हम अधिकार देते कि भाई आज से ये आपके अधिकार क्षेत्र में, आपको ये करना ही करना है। तो डिक्टेटर से डिक्टेटोरियल बन गया, डिक्टेटर से डिक्टेटोरियल बन गया, डिक्टेटोरियल मतलब तानाशाही बन गया। ऑटोक्रेटिक, जहां पे नियम कानून नहीं चलते, जिसको अधिकार दे दिया वही व्यक्ति चलाएगा। कंट्रोल करना, ये वर्ड बहुत अच्छे हैं। डेमोक्रेटिक, लिबरल और फ्री, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं तो बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है केंद्रीकरण करना, सारी चीजों को केंद्र के कंट्रोल में ना। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण, बांट देना, छोड़ देना कि ठीक है आधा तुम्हारा, तुम देख लो, काम को बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूट करना साधारण वर्ड है। डिस्पर्स का असली अर्थ होता है तीतर बीतर कर देना, डिस्पर्स फैलाना। और डेलीगेट, डेलीगेट वैसे कायदे से कौन होता है, जिनको अधिकार दे दिया कि ठीक है ये काम तुमने देखना है, तुम करके लाओ। डेलीगेशन जाता है प्रत्येक टाइम विदेशों के अंदर और अपनी बातों को प्रेजेंट करता है। तो सरकार का डेलीगेट कौन होता है, जो बातों को प्रेजेंट करे, यानी वो चाहे तो प्रधानमंत्री खुद भी कर सकता है लेकिन वो चाहता है दूसरे करे, तो उसे हम कह देते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। अपोजिट तो आसान है, सेंट्रलाइज इधर आ गया। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब होता है चीजों को एकत्रित कर देना, कंसंट्रेट कर देना। आर्बिट्रेरी होता है मनमाना, बिना नियम के, बिना नियम के। अब यहां पे एक वर्ड आता है मनमाने के लिए, रैंडम। रैंडम यानी कुछ भी मन कर रहा है वो उठा के हम कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा है। आर्बिट्रेरी, कोई भी इस पे नियम कानून नहीं। अनफेयर और अनरीजनेबल, अपोजिट बनता है फेयर, जस्टिफाइड और रैशनल। रैशनल होता है जिसमें आपको मानना पड़ेगा सही और गलत का डिफरेंस। और अंत में एक शब्द आता है ओवरसाइट। ओवरसाइट का अर्थ क्या होता है, निगरानी करना, निगरानी करना या पर्यवेक्षण करना। अपोजिट में हमारे पास या सिनोनियम और अपोजिट में हमारे पास वर्ड है सुपरविजन करना। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से निगरानी कर देना, मॉनिटर करना या किसी चीज को
कंट्रोल करना। अपोजिट में हमारे पास 4 वर्ड है या 3 वर्ड है, नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस और डिसरिगार्ड। नेग्लेंस, डिसरिगार्ड और हमारे पास एक और वर्ड है इग्नोरेंस। ये 3-4 वर्ड्स जो हैं इनको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है। आर्टिकल कहना क्या चाहता है लगभग आप मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होंगे। पहले चलते हैं आर्टिकल 19 का फर्स्ट ए। ठीक है जी, 19 का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट क्या कहता है कि भाई व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति करने की, वो अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकता है। ज्यादातर जो लोग हैं या व्यक्ति हैं अपनी बातों को दुनिया के सामने व्यक्त करते हैं। इसी के अंदर हमारे पास क्या अधिकार है, एक्सप्रेशन, यानी हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है या सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ हमारे या विरोध में हमारी ओपिनियन है तो हम उसको यहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं। जानकारी क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। जानकारी साझा करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, जानकारी साझा करने को भी हम इसी अधिकार के अंदर रखते हैं। अब इसका आर्टिकल से कनेक्शन क्या है, एक तरफ हम कहते हैं कि हमें अधिकार है, दूसरी तरफ सरकार हमारे ही स्वतंत्रता को छीन रही है, इसी अधिकार का हनन कर रही है। कैसे हनन कर रही है, हमारे सोशल मीडिया चैनल जहां पर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, समाज में अपनी बातों को रखते हैं, उसी को सरकार क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। तो यहां पे एक तरीका हो गया, इसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच का मतलब हमारी जो अभिव्यक्ति है, हमें जो बोलने का अधिकार है, हमें अपनी बातों को प्रेजेंट करने का अधिकार है, उस पर रोक लगाई जा रही है। इसी को डिजिटल एग्जाइल कहते हैं डायरेक्टली। डिजिटल एग्जाइल का मतलब ये कि समाज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस बात से या जिस माध्यम से आप दुनिया से जुड़ रहे हैं, लाखों लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ी बात क्या कि आपको अज्ञातवास दे दिया। वहां पे कौन सा वास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया। अज्ञातवास का मतलब ये है कि आप दुनिया से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते। ये पहला आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, आर्टिकल 19 का सेकंड पार्ट क्या है, आर्टिकल 19 का सेकंड पार्ट कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है जितनी आवश्यकता है, यदि आवश्यकता है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए या किसी भी प्रकार के नियम कानून का हनन ना हो, उसके लिए जितनी आवश्यकता है या जरूरी है उतनी क्या लगाई जा सकती है, रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी लगाई जा सकती। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर पब्लिक ऑर्डर बनाना है यानी समाज में संतुलन बनाए रखना और किसी व्यक्ति के भाषण या स्पीच से ऐसा लग रहा है कि समाज में असंतुलन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी संप्रभुता बनाए रखनी। अब यहां पे एक बात याद रखती है कि इस आर्टिकल के अधीन गवर्नमेंट क्या कर रही है, निरंकुशता को, सेंसरशिप को क्या कर रही है, जस्टिफाई कर रही है कि पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, समाज में एक बढ़िया शासन बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पे करना अनिवार्य है। लेकिन यहां पे जो एडिटोरियल है, द हिंदू का एडिटोरियल है, स्टार्टिंग में आपको पता चल गया होगा, ये एडिटोरियल कह रहा है कि इस क्लोज का सरकार गलत फायदा उठा रही है, यानी कि एक तरीके से फायदा उठा रही है और जानकर उन लोगों को शांत कर रही है जो अपनी बातों को अधिकार यानी कि स्वतंत्र हैं बोलने के, उनको भी रोका जा रहा है। ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता है आर्टिकल 14 और 21। आर्टिकल 14 कहता है बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन इंश्योर करता है कि नॉन आर्बिट्री एक्शन बाय स्टेट, यानी कि सबको समान अधिकार है। अगर ब्लॉक होगा तो समाज में जितने लोग हैं सबका अकाउंट ब्लॉक होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, किसी चुनिंदा व्यक्ति को पकड़ रही है जो गलत कर रहा है, उसे उठा करके उसी की क्या कर रही है, उसी को ब्लॉक कर रही है, उसी का सोशल मीडिया ब्लॉक किया जा रहा है। अब ब्लॉक किया जा रहा है तो जानबूझकर इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के अकाउंट को ब्लॉक करना एक तरीके से समानता के अधिकार का हनन है और यह एक अनफेयर ट्रीटमेंट है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव सेंसरशिप, कि जो आपके विपक्ष में बोल रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं है, आपने उसे ब्लॉक कर दिया, नमस्ते, काम खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। अब आगे देखते हैं तो हमारे पास में आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हमने बताया कि सरकार जो करेगी सबके साथ करेगी, लेकिन हो क्या रहा है, इंडिविजुअल के साथ हो रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अप्रोच इतनी बना दी है, इतनी अप्रोच बना दी कि वो गलत भी बोलेंगे तो दुनिया उसे सही मानेगी। जैसे ध्रुव राठी की बात करते हैं, ध्रुव राठी केवल उतना ही सच बोलता है जितना वो किसी सरकार के एजेंडा के पक्ष में चलाए, पूरा सच वो कभी नहीं बताता कि वो क्यों किया जा रहा है, लेकिन जनता पर उसका ये इंपैक्ट पड़ता है कि जनता उसे बिल्कुल 100% सही मानती है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, यानी आपके पास स्वतंत्रता है डिग्निटी से
जीने के लिए। लेकिन मॉडर्न लाइफ में जब आप किसी की लाइवलीहुड को देखते हो और आप क्या करते हो, उन्हीं अधिकारों को छीन लेते हो। कि मॉडर्न लाइफ क्या है, आज के दिन हम क्या है, हम क्या जी रहे हैं, हम समाज में फेसबुक पे जी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जी रहे हैं, आपने वही ब्लॉक कर दिया, तो एक तरीके से क्या है, आप उसकी जीने के अधिकार को छीन रहे हैं। अब कायदे से ये तो कुछ आर्ग्यूमेंट से पक्ष विपक्ष के या संविधान में जो बने हैं हमने उनकी बात करी, बट रियलिटी में क्या है, हम उसका कोई पक्ष या विपक्ष नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार का नियम है, सरकार को लगता है कि अगर पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है तो वो आवश्यक है, तो वो करेंगी। आम आदमी को देश के लिए समर्पित रहना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना भाई। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक आर्टिकल है, अब हम इसको रीड करते हैं। अब यहां पे क्या है, द गवर्नमेंट कुड बी क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी सेंसरशिप। अब इन्होंने एक व्यू दिया कि सरकार जो है आर्बिट्रेरी सेंसरशिप, यानी कि मन जिस पर कर रहा है, जिसको देख के लग रहा है कि ये बढ़िया नहीं है, उस पर निरंकुशता लगा रही है। और वो कौन सी निरंकुशता है? डिजिटल निरंकुशता लगाई जा रही है। अब अ डिकेड लॉन्ग ट्रेंड, डिकेड कहते हैं 10 साल का, दसियों साल, मतलब एक लंबा साल टाइम हो गया, और एक ट्रेंड चल रहा है, चलन चल रहा है, जिसमें किसमें चलन है? डिजिटल गवर्नेंस के अंदर। डिजिटल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सरकार जो सोशल मीडिया पर चलने वाले नियम है उन पर पकड़ बना रही है। तो डिजिटल गवर्नेंस है इन इंडिया, वो बढ़ती जा रही है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब एकदम से स्लीव, मतलब बहुत तेजी से, स्लीव यानी एकदम से तेजी से, क्या देखा? सोशल मीडिया अकाउंट है। कौन से सोशल मीडिया अकाउंट है? जिन्हें ऑपरेट किया गया है, किसके द्वारा ऑपरेट किया गया है? बाय इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट। वो सोशल मीडिया अकाउंट जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र लोग हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, उन पर सरकार क्या कर रही है? पकड़ बनाती जा रही है, नट बोल्ट टाइट कर रही है उन लोगों के। ठीक है जी, तो नट टाइट कर रही है, तो उसमें क्या इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट है वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। पैसिव वॉइस है वर ब्लॉक्ड। वर ब्लॉक्ड का मतलब उन्हें सरकार ब्लॉक कर रही है। ठीक है जी, अब अपारेंटली क्यों? लॉजिक सिंपल सा दिया गया है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसका? यूनियन गवर्नमेंट का या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। किस चीज के लिए ब्लॉक किए जा रहे हैं? कि भाई यहां पर गवर्नमेंट की जो वेस्ट एशिया की पॉलिसीज है उस पर सरकार को क्या कर रहे हैं? एक तो कंडम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और दूसरी गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं। और दूसरा, एलपीजी का जो संकट है उस पर जो जो व्यक्ति बोल रहा है उसका अकाउंट क्या किया जा रहा है? खत्म, उसका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है। अब ये जो है, ये एक व्यक्ति है जो हो सकता है सरकार के खिलाफ चाहता है अपनी बातों को रखना, इसने न्यूज़पेपर को माध्यम बनाया। ठीक है, तो अब उसी बात पर ध्यान देते हैं कि सरकार ने बहुत तेजी से भारी मात्रा में उन लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है जो पिछले एक हफ्ते के अंदर, या ये कहिए ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर के अंदर किसी भी प्रकार का नैरेटिव हमारे देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अकाउंट्स को क्या किया जा रहा है? बंद किया जा रहा है। बंद करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है, और सरकार कह रही है कि हमने कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना है, ये पब्लिक नॉइजेंस क्रिएट करने वाले तत्व हैं, इनको रोका जा रहा है। अब पिछले 7 साल की बात करते हैं। 7 सालों में 2014 से 21 के बीच में, ध्यान रखना 2014 से 21 के बीच में 7 साल में जितने भी यूआरएल क्या होता है भाई? ये वो एड्रेस होता है जो आप गूगल या एड्रेस बार में लिखते हैं कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो यूआरएल हो गई, पोस्ट हो गई या अकाउंट हो गए, इनको ब्लॉक करने की जो संख्या है बहुत तेजी से बलून का मतलब बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। अब इस तेजी से बढ़ने वाली संख्या की बात करें तो 2014 में कहां 470 अकाउंट ब्लॉक हुए थे टोटल, और अब ये संख्या 10,000 पहुंच चुकी, वे भी पिछले कुछ समय के अंदर इतने अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। अब यहां पर इतने अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, लगभग 10,000 लोग जो हैं उन्हें अब अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है इस आर्टिकल के मुताबिक। अब सिंस देन, अब देयर इज एविडेंस, बहुत सारे प्रूफ है दैट जितने भी एंटायर अकाउंट्स है, स्पेशली इफ दे वर पब्लिशिंग पॉलिटिकल अनफेवरेबल कमेंट्स, इस लाइन को याद रखना, नेताओं के विपक्ष में बोलना है, सरकार के खिलाफ बोलने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं या सरकार के पक्ष में बोलने वाले अकाउंट्स जितने, उनको छोड़ दिया है। जो विपक्ष में बोल रहे हैं उनके अकाउंट्स को क्या कर दिया गया है? ब्लॉक कर दिया गया, वर बीइंग ब्लॉक। पूरा आर्टिकल पैसिव वॉइस के अंदर दिया गया है। इस पूरे आर्टिकल के अंदर याद रखना व्याकरण के अंदर थर्ड फॉर्म का प्रयोग है और सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल है, क्योंकि दिए गया वाक्य आपका केवल और केवल किसकी बात कर रहा है? हो चुकी घटनाओं की। अब यहां पर आपने देखा कि सरकार क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है। किन के अकाउंट ब्लॉक कर रही है? उनके अकाउंट ब्लॉक कर रही है जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं।
वॉर के खिलाफ बोल रहे हैं, एलपीजी का क्राइसिस है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अब आता है यहां पे फिर से ध्यान देना है। अब यहां पे देखने को मिला देयर वॉज अ वेव ऑफ सेंसरशिप। वेव ऑफ सेंसरशिप का मतलब होता है निरंकुशता लगाने की लहर है। तो ये सब्जेक्ट, ये एक तरीके से वर्ब, और ये उसके बारे में ऑब्जेक्ट हो गया। देयर वॉज अ वेव ऑफ सेंसरशिप। कब से? तब से जब से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है। ये टाइम बता रहा है कि किस दौरान से आपने सेंसरशिप देखी, निरंकुशता लगाने का टाइम देखा है भाई, जिस दिन से किसान आंदोलन देखा। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। किसान आंदोलन 3 किसान बिल पर बनाया गया था। सरकार ने उन किसान बिलों को सरकार ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने उसको पूरी तरीके से फेल करवा दिया और गवर्नमेंट ने बिल्कुल हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बकायदा प्रधानमंत्री साहब ने माफी मांगी थी कि हम अपनी बातों को सरकार जनता के सामने नहीं रख पाए, इस वजह से हम इन नियमों को वापस ले रहे, और ऑफिशियली उनको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया कुछ समय के लिए। ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बोला था। तो फार्मर प्रोटेस्ट के बाद में बहुत ज्यादा वेव ऑफ सेंसरशिप देखी। कब से? 2020 और 21 से। ये लॉकडाउन के बाद की कहानी है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्टोर किया उस समय में बहुत सारे अकाउंट्स को आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई। अब जितने भी अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट क्या थे, ब्लॉक कर दिए। लेकिन अब क्या हुआ, विदेशी ताकतें या फिर वो लोग जो विदेशों से इन न्यूज एंकर्स को, जर्नलिस्टों को या एक्टिविस्टों को सपोर्ट करते, इन्होंने शोर मचाया। इंटरनेशनली क्या हुआ, शोर मचा। लेकिन बाद में क्या हुआ, बट दिस ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट वॉज नॉट बियॉन्ड मास सेंसरशिप। अब बाद में पता चला कि आप बल्क में ही काम नहीं कर सकते, ये बल्क में नहीं कर सकते, अगर एक आध व्यक्ति का है तो कर सकते हैं। और इसमें विदेशों से जब शोर आया तो शोर में सभी के अकाउंट ओपन नहीं हुए, केवल उन लोगों के अकाउंट ओपन हो पाए जिन लोगों को सरकार या इंटरनेशनल देश या विदेश चाहते थे कि इनकी अकाउंट्स को ओपन किया जाए। अब यहां तक एक बात समझ में आ गई, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्शन भी हो गया कि अगर आप इसका अकाउंट ब्लॉक करेंगे तो यहां से ये प्रॉब्लम होगी, यहां से ये प्रॉब्लम। भारत के अंदर रहने वाले लोगों में बहुत सारे ऐसे भी भारतीय हैं जिनसे दुनिया को खतरा है, याद रखना, और भारतीयों को भी खतरा है, क्योंकि इनके पीछे पूरा का पूरा इंटरनेशनल एक तरीके से बहुत लंबा चेन बैठा है जो जरा सी इन पे एक्शन होते ही शोर मचाता है। यही एक कारण है, बिल्कुल एक लिटरली ये कारण है जिस वजह से गवर्नमेंट चाहकर भी ऐसे गलत अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर रोक नहीं लगा रही है, रोक नहीं लगा पाती। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट यूज्ड, अब सरकार ने इस्तेमाल करी इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर किस पर? आईटी रूल्स पर। ये वही आईटी रूल है जो मैंने आपको अभी पढ़ा है। और उन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया बीबीसी के लिंक को और डॉक्यूमेंट्री को 2023 में। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, एक छोटी शॉर्ट फिल्म थी, 2023 में इन्होंने ब्लॉक कर दी कि भाई ये हमारे देश के अनुसार या हमारे देश के लोगों के अनुसार ये हानिकारक है, ये हमारी सरकार के अनुसार नहीं है, इसीलिए इसे ब्लॉक किया जा रहा है। और बाद में which also expanded the definition of, उसके बाद में इन्होंने थ्रेट टू पब्लिक डिसऑर्डर, यानी हमने सबसे पहला आर्टिकल जो पढ़ाया था 19 फर्स्ट ए पार्ट, 19 आर्टिकल के अंदर ये बात बोली गई और उन्होंने इसी बात की परिभाषा संवैधानिक तरीके से बढ़ा दी कि कौन कौन सी चीज संविधान या देश के लिए खतरा है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, उन चैनल्स को, उन लिंक्स को या उन कनेक्शंस को बंद कर दिया जो देश के लिए हानिकारक है। बट लेकिन अब इन्होंने यहां परिभाषा दी कि 2023 में आईटी रूल के अधीन हमने इस चीज को ब्लॉक किया है। किस चीज को? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को। याद रखना, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से पहले जो अकाउंट थे उनके लिए सरकार ने कोई व्याख्या नहीं दी थी कि हम क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन यहां पे बीबीसी बहुत बड़ा लेवल है, चैनल है, उसके लिए सरकार ने व्याख्या दी। बट लेकिन जब जब इन्हीं बात पर ट्विटर, जिसे आज हम एक्स कहते हैं, इन्होंने सरकार की इसी लूप यानी आईटी रूल का ध्यान रखते हुए सरकार के कानून को चैलेंज किया कि भाई तुम जो कर रहे हो, जो अलग अलग तरीके से ब्लॉकिंग कर रहे हो, ये वैधानिक नहीं, संवैधानिक नहीं, वैध नहीं है बिटवीन 2021 और 22। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया, सुना ही नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट कहती है कि भाई हम संविधान के अंदर चलते हैं और संविधान के अनुसार हम नियम दे सकते हैं। इस अधीन के अंदर अगर ये असंवैधानिक है तो संविधान ही यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही इसको बदलेगी, हम इस पर कोई नियम नहीं लगा सकते, हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। उन्होंने इस केस को डिसमिस तो किया, बल्कि उस पर और ज्यादा सेंसरशिप लगा दी और उस पर पेनल्टी भी लगा दी। पेनल्टी भी लगा दी कि तुम वाहियात शोर मचा रहे हो और ऐसे ऐसे इश्यूज स्वीकार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ट्विटर या ये सब चीजें किसकी हैं हम सभी जानते हैं। कहां से डीप स्टेट्स कहां से ऑफर दे रहे, कहां से एक तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश है, ये भी हम जानते हैं। अब ऐसी अवस्था में सरकार को बोल्ड नियम लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो अब अगला पॉइंट आता है यहां पर, अब अगला पॉइंट आता है यहां पे, न्यूज हो गई खत्म। अब जो पॉइंट आता है वो आता है केस स्टडी का। एथिक्स आप पढ़ते होंगे, एथिक इंटीग्रिटी, उसमें केस स्टडी का एक टॉपिक आता है। अब इस केस स्टडी के अंदर क्या बताया गया, श्रेया सिंघल, ये एक केस है, ये कायदे से लॉ स्टूडेंट है, इन पर एग्जैक्टली कोई केस नहीं है, इन्होंने स्टेट पर केस किया है। अब क्या है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 प्रिसाइजली, यानी अपनी बात पर सरकार अटल रही और उन्होंने इस बात को रिप्रेजेंट किया। प्रिसाइजली सीमित शब्दों में चीजों को बताना, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसीजरल सेफगार्ड। अब सरकार ने इस एक्ट के अंदर एक लाइन बोली कि भाई ये जनता की भलाई के लिए, इतना सा सिंपल सा आपके आम शब्दों में कहते हैं कि एक नियम इस प्रकार से कि ये भलाई के लिए है, इंक्लूडिंग रिक्वायरिंग रीजन ऑर्डर एंड जस्ट जुडिशियल रिव्यू। अब सरकार ने क्या किया, इसे रिव्यू में डाल दिया। अब हुआ क्या था कि श्रेया सिंघल ने आईटी यानी कि आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 पर एक तरीके से विरोध में केस डाला था कि सरकार को लोगों की स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए, जो बेसिकली इस तरीके की है। लेकिन सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और इसे रिव्यू में डाल दिया बात को। इन प्रैक्टिस, अब वो प्रैक्टिस के अंदर, हाउ एवर द गवर्नमेंट हैज बीन डाइल्यूटिंग, अब उन्होंने एक लाइन बोली कि सरकार जो है क्या कर रही है, नियमों को सेफगार्ड करने के नाम पे मिक्स कर रही है और उन चीजों को हल्का कर रही, डाइल्यूट कर रही है और बढ़ा रही है अपने आईटी रूल्स को। रूल 16 जो था 2009 के अंदर, वो क्या था, ब्लॉकिंग रूल्स था कि किस नियम के अधीन आप किसी भी व्यक्ति को डिजिटल एग्जाइल में डाल सकते हैं। हालांकि ये रूल हमने यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन इसका एक छोटा सा संदर्भ हम आपको समझाते हैं। ये आर्टिकल सिंपल भाषा में ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करके जरूरत से ज्यादा गलत मैसेज या वो मैसेज जो सीक्रेट है या फिर वो मैसेज जिससे लोगों में खलबली मच सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक तरीके से शोर हो सकता है, ऐसी अवस्था में उन बेसिकली अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि एक बार में लाखों करोड़ों लोगों को समझाना, संभालना और एकदम से पैनिक की सिचुएशन को रोकना आसान नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में उनको ब्लॉक किया जा सकता है, एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, है ना। और विच रिक्वायर्स ब्लॉकिंग प्रोसीडिंग टू बी कॉन्फिडेंशियल, और जो रखी जाती है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। अब व्हेन दिस स्टिपुलेशन, जब ये इस तरीके के नियम बने, नियम शर्तें लागू हुई, इज इन्वोक्ड टू withhold blocking order or their reasons from affected parties, it determined their ability to challenge the action in the court, eroding होता है धीरे धीरे कम करना, the very safeguard that justified the constitutional of section 69A। अब सरकार ने भी एक बहुत सिंपल सी लाइन कह दी, if we did something wrong then you may challenge us in the court and prove us that your actions are not against the government, not against the government। हिंदी में कहते हैं कि सरकार कहती है कि ठीक है, अगर हमने सब कुछ गलत किया या कुछ गलत किया, चैलेंज कीजिए, बट कितने लोग कोर्ट पहुंचेंगे, क्या हर किसी के लिए ये सही है। अब तो कर को एक नियम यहां पे आर्टिकल एक लाइन और भी कहता है कि अगर चलो ठीक है, आज आपने एक बंदे का ब्लॉक कर दिया, ओके, लेकिन सरकार कल जिस मर्जी का अकाउंट ब्लॉक करके कर देगी कि भैया तो पब्लिक डिसऑर्डर बना रहा है, प्रूफ तुम करो, प्रूफ तुम करो, कब तक करोगे, कैसे करोगे, तुम्हारी हेडेक है। आधे से ज्यादा केसेस होंगे ही नहीं, तो एक तरीके से ये तो सेंसरशिप बनती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The 2009 रूल ऑल्सो रिक्वायर, अब जो 2009 का रूल था उसे रिक्वायर था ब्लॉकिंग ऑर्डर्स टू बी रिवाइव्ड बाय अ कमिटी कंपोज्ड अंडर द आईटी रूल 2009, कि भाई यहां पे आईटी रूल 2009 के आधार पर एक नियम और भी था कि अगर किसी को ब्लॉक कर दिया तो उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू के दौरान अगर ये पाया जाएगा कि ब्लॉक जो किया गया है गलत किया गया है, नहीं किया जाना चाहिए था, तो उस पर कमिटी बिठाई जा सकती है। Yet this is entirely executive body and has never overturned a government blocking order। अब यहां पर एक और बात भी है कि ये जो बॉडी बनाई जाती है ये भी संवैधानिक होती है, यानी कि ये गवर्नमेंट बॉडी होती है, इसमें बैठने वाले लोग कौन होंगे, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे, अब गवर्नमेंट के पक्षधर होंगे। इन्होंने आज तक कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर ओवरटर्न किया ही नहीं, पलटा ही नहीं कि भाई जो गवर्नमेंट ने किया ठीक किया है, चेक करके बताओ, प्रूव करो, प्रूव होता नहीं तो कहता है कि एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने सरकार के नियम को ओवरटर्न कर दिया। इन इफेक्ट द गवर्नमेंट इज ओपनली एंड सिस्टमैटिकली बायपासिंग द राइट टू बी हर्ड एंड वायलेटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहां पे कहता है कि जो सरकार है इन नियमों का ध्यान रखकर, इन नियमों का मिसयूज करके, मिसयूज बाईपास कर रही है और क्या है, समानता और समता के अधिकार को खत्म कर रही है, समता और समानता के अधिकार को बाईपास कर रही है और अपनी मर्जी से जिस पर नियम लगाना है इंडिविजुअल को पकड़ा, टारगेट किया, टारगेट करने के बाद काम खत्म।
अब रूल 16 एक प्रोसीजरल रूल है, येट द गवर्नमेंट इज यूजिंग इट टू ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच वाइल क्या है, शील्डिंग इटसेल्फ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब यहां पे ये एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है, अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है इन नियमों को इस्तेमाल करके या एक तरीके से इन नियमों का फायदा उठा करके सरकार के स्पीच देने का जो अधिकार है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है जनता का, उसे बाईपास कर रही है। और बाईपास इस तरीके से कर रही है क्यों? क्योंकि जनता सोशल मीडिया पे आके सवाल पूछेगी, गवर्नमेंट को क्रॉस करेगी, गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जहां आंसर नहीं दे पा रही है, यहां फंस रही है, या फिर जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि जहां सरकार अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, वहां पे क्या हो रहा है, सब चीजें खुद को बचाने के लिए क्या करो, अकाउंट ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दो, बात ही खत्म, कहां चिल्लाएगा, कहां बोलेगा, काम खत्म, ठीक है, टंटा निपटेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सरकार मिसयूज कर रही है नियमों का। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन एंटायर अकाउंट बीइंग ब्लॉक्ड अकाउंट्स to a digital exile, removing the person from public square, which is a hallmark of authoritarian government rather than of a liberal democracy। अब यहां पे कहता है कि बंदे का, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ब्लॉक कर देना, और उसको डिजिटल एग्जाइल दे देना, यानी कि आपको समाज से, इंटरनेट से वनवास दे दिया, और उसको बोलने की, अभिव्यक्ति की स्पीच से हटा देना, उसका अधिकार छीन लेना कायदे से। क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है कि एक तरफ आप क्या बन रहे हैं, निरंकुश सरकार बना रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद को बोलते क्या है, एक स्वतंत्र डेमोक्रेसी, यानी क्या, जनतंत्र या फिर एक लोकतंत्र, है ना। गवर्नमेंट प्लान टू डिसेंट्रलाइज blocking power to multiple ministers could effectively create a regime to arbitrary censorship। अब सरकार आने वाले टाइम पीरियड में ये भी हो सकता है, प्लान कर रही हो कि सरकार ये भी कर रही है कि प्लान कर रही है कि उठा करके उन लोगों को भी ब्लॉक कर दे, या उन नेताओं को भी ब्लॉक कर दे जो सरकार के खिलाफ अपना अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है और उनको भी ब्लॉक कर दिया तो फिर तो धीरे धीरे तानाशाही हो जाएगी कि मन मर्जी आई उसको पकड़ के ब्लॉक कर दिया। वेयर एनी डिपार्टमेंट कैन साइलेंस अ क्रिटिक विदाउट द स्पेशलाइज्ड ओवरसाइट। अब नॉर्मली क्या होता है, आप अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया कर दिया ब्लॉक, अब आप दफ्तर जाकर तो बोल नहीं सकते, तो एक तरीके से आप क्या हो गए, बिल्कुल मूक हो गए। हाउ एवर फ्लोड ऑफ आईटी मिनिस्ट्री, क्यों? क्योंकि आईटी मिनिस्ट्री यानी कि जो हमारा इंटरनेट का सेक्शन है, डिजिटल मीडिया का जो मिनिस्ट्री है, वो बेसिकली इस पर क्या कर रही है, काफी ज्यादा कमजोर नियम बना रही है। कमजोर नियमों की वजह से यहां प्रॉब्लम आ रही है। अब सवाल फिर से आ गया कि क्या गवर्नमेंट के पास में पूर्ण अधिकार है, क्या गवर्नमेंट के पास में पूर्ण अधिकार है कि, वही क्वेश्चन आ गया कि ब्लॉक करे किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल को, किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार को छीनना क्या सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। अगर आपको यह समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन एक लाइन जवाब देने से पहले जरूर समझनी है। कंक्लूजन में बोला जाए तो कि जो व्यक्ति, याद रखना, जो व्यक्ति सही बोलते हैं या जो व्यक्ति इस प्रकार से बात होती है, जो व्यक्ति बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर ऐसी कोई इश्यूज क्रिएट नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।